नमस्कार। आसानियों से पूछ न मंजिल का रास्ता, आसानियों से पूछ न मंजिल का रास्ता, अपनी राहों से मुश्किलों के पत्थर तलाश कर, ज़र्रे में कायनात की महफिल खोज लो, ज़र्रे में कायनात की महफिल खोज लो और कतरों में समंदर तलाश कर। रूबरू थिएटर ग्रुप और विजय सूरी फाउंडेशन की तरफ से शख्सियत सीजन 2 के इस अंक में आज जो शख्सियत हमारे साथ है, रंगमंच, टेलीविजन और सिनेमा से जिनका गहरा ताल्लुक है, आकाशवाणी से जिनका गहरा ताल्लुक है, ही इज एविड एडुकेशनिस्ट। आई वेलकम श्री गुलशन वालिया जी। बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत आपका, आपका बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत आपका। नमस्कार, हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मेरे को ये मंच दिया अपनी अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपकी जो इतनी इंस्पिरेशनल जर्नी रही है कला के क्षेत्र में, हम लोग सभी उससे रूबरू होंगे। ख़ास तौर पे जो नए परफॉर्मर्स हैं, उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं सबसे पहले आपसे यही, जैसे मैं सबसे पूछती हूँ कि आपकी जो यात्रा रही है कला के क्षेत्र में, मैं चाहती हूँ कि हम भी उसका हिस्सा बनें। मेरा थिएटर के अंदर जो एक आना हुआ है, जनरली सभी के साथ ऐसा ही होता है कि स्कूल कॉलेज से ये लत लगती है। जी, तो मुझे भी ये लत अपने कॉलेज के टाइम में लगी है। जी, तो कॉलेज में जब मैं फर्स्ट ईयर में गया था, तो मैं काफ़ी स्पोर्ट्स वगैरह में, कल्चर एक्टिविटीज़ में एक्टिव एक्टिव होना चाहता था। जी। तो स्ट्रगल कर कर के फिर मैंने पहले ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन किया कॉलेज का। फिर मैं कॉलेज की स्विमिंग टीम का कैप्टन भी रहा हूँ। अरे वाह! और और उसके बाद मुझको ड्रामा की बहुत ललक थी। मैं जी, फर्स्ट ईयर में जब हमारा ड्रामा क्लब थे कॉलेज का, तो मैंने वहाँ पे गया, वहाँ पे अपने सीनियर से बात कहा कि मुझे भी चांस दीजिए, मैं भी एक्ट करना चाहता हूँ। लेकिन मुझे कोई चांस नहीं देता था। बहुत मैंने 6 महीने तक मैंने धक्के खाए उनके पास, उन्होंने नहीं दिया, ब्रेक दिया, उन्होंने कोई प्ले में इंट्रोड्यूस नहीं किया मेरे को। उसका रीज़न ये था कि मैं कभी कभी उस वक्त बोलता बोलता थोड़ा सा स्टैमर करता था। तो लेकिन मेरे को था कि मुझे ड्रामा में एंट्री लेनी लेनी है किसी भी तरह से। फर्स्ट ईयर हो गया, फर्स्ट ईयर में पूरे धक्के खाते खाते स्ट्रगल करते करते पूरा साल निकल गया, किसी ने घास नहीं डाली। अब सेकंड ईयर आया, फिर वही जुनून कि नहीं, थिएटर तो करना ही है, एक्टिंग जरूर करनी है। फिर उनके पीछे स्ट्रगल करता रहा, बातचीत करता रहा, तो अल्टीमेटली उनके हमारे एक सीनियर थे दलजीत सीरा। तो उन्होंने कहा यार इतना एक साल से पीछे पड़ा हुआ है लड़का, ये इसको एक चांस दे देते हैं। तो कोर्ट रूम ड्रामा था, मेरे को प्ले बहुत अच्छी तरह से वो याद है, किस्सा कुर्सी का। जी, तो उस प्ले के अंदर एक छोटा सा हार्डली 1.5 से 2 मिनट का कैरेक्टर था, वो कोर्ट में विटनेस देने के लिए आता है। जी। तो उनका ये छोटा सा रोल है, मैंने कहा मुझे मंजूर है, मैंने कहा मैं करूंगा ये। तो उन्होंने कहा कि तू डायलॉग बोलते बोलते अटक मत जाना। मैंने कहा नहीं, तुम वो बेफिक्र रहो, अगर मैं करूंगा, मैंने कहा कुछ भी करूंगा। और मैंने स्टेज के ऊपर, कॉलेज में यूथ फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं ज़्यादा, तो प्ले उसी के लिए होता है। तो रिहर्सल्स वगैरह फर्स्ट क्लास हो रही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फाइनल जब शो का दिन आया, तो मैंने सोचा था, मैंने कहा कि यार ये 1 मिनट का, 1 से 1.5 मिनट का मेरा डायलॉग है, मैं इसको कम से कम 3 मिनट तक खींचूंगा। मैं अपनी एंट्री को 3 मिनट तक खींचूंगा। मैंने लुंगी पहनी हुई थी, मैंने जैसे ही फर्स्ट लाइफ के अंदर फर्स्ट टाइम मैं स्टेज के ऊपर गया, और जैसे जी। ही मैंने डायलॉग बोलने शुरू किया, वो को इंसिडेंटली ऐसी है कि मेरी लुंगी स्टेज के ऊपर खुल गई। हाँ, वो मैं पहले तो बिल्कुल एकदम से मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि अब मैं कैसे मैनेज करूं, लेकिन पता नहीं कैसे समहाउ कि मेरे मुझे मुझे मैंने अपनी लुंगी को उठाया, मैंने उसी को अपने कैरेक्टर का एक हिस्सा बना के उसी से रिलेटेड मैंने 3 4 लाइनें मैंने और ऐड करके मैंने बोल दी। और कोइंसिडेंटली वो प्ले हमारा यूथ फेस्टिवल में टॉप कर गया, फर्स्ट आ गया। वो इसके बाद कॉलेज के स्टूडेंट्स ने, जो ड्रामा क्लब के टीचर्स थे, उन्होंने कहा नहीं यार, ये इस लड़के को तो कंटिन्यू करेंगे, जिसने वो इंसिडेंट होने के बाद भी अपने आप को संभाला है, तो इसमें इसको हम कंटिन्यू करेंगे। फिर कॉलेज में 3 साल हम लोगों ने कंटिन्यू किया कॉलेज ड्रामा के बाद। उसके बाद ग्रेजुएशन करने के बाद फिर मेरे को लगा कि मुझे अब
प्रोफेशनली इसमें जाना है तो मुझे कुछ करना चाहिए। मुझे तब तक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में नहीं पता था, कुछ नहीं पता था। पेपर में न्यूज़ एडवर्टाइजमेंट आई कि चंडीगढ़ में इंडियन थिएटर डिपार्टमेंट्स के लिए एडमिशन्स हो रहे हैं। मैंने अप्लाई कर दिया, इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया। अब जब इंटरव्यू के लिए कॉल आया, जब मैं वहाँ पे गया देखने के लिए, मैं वहाँ पे लोगों को देख के बहुत कंफ्यूज हो गया। मुझे अंदर से घबराहट होनी शुरू हो गई। मुझे लगा कि इतने बड़े बड़े पंजाब के थिएटर के दिग्गज जो हैं, जैसे ललित बहल जी हैं, ललित बहल जी मेरे बैचमेट रह चुके हैं इंडियन थिएटर में, जनमीत जी थे। इस तरह से 4-5 लोग जो थे वो बहुत सीनियर लोग, जिन्होंने पंजाब में उस वक्त थिएटर में उनका बहुत नाम था। मैंने कहा कि अगर ये लोग एडमिशन के लिए आए हैं तो मेरा तो चांस ही नहीं है, यहाँ पे हो ही नहीं सकता, यहाँ पे किसी भी कीमत के ऊपर नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि नहीं, इंटरव्यू तो आप जी जान से दो, अपने ऑनेस्टली दो इंटरव्यू, उसके बाद देखा जाएगा, नहीं होगा तो कुछ और देखेंगे। लेकिन मेरा सिलेक्शन हो गया और हम लोगों ने तब, उस वक्त इंडियन थिएटर 1 साल का डिप्लोमा हुआ करता था, हमारे पास आउट होने के बाद ही उसको एमए में कन्वर्ट कर दिया गया। लेकिन हमने 1 साल का उसका डिप्लोमा था। अब मोहन महर्षि जी हमारे हेड थे उस वक्त, जी। तो उन्हीं से पता चला कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नाम की भी कोई चीज़ है। तो मैंने कहा कि अब तो मुझे जाना है वहाँ पे। तो इंडियन थिएटर कंप्लीट करने के बाद 81 में मैंने कंप्लीट किया था और 82 में मैंने एनएसडी के लिए अप्लाई किया और फर्स्ट सिलेक्शन में ही मेरा सिलेक्शन हो गया, फर्स्ट वो भी। अब उसके बाद तो फिर टोटल लाइफ ही एक तरह से चेंज हो गई कि पूरा प्रोफेशनली डेडिकेटेड हो गए थिएटर के लिए। 3 साल पूरा बहुत एक अच्छा एटमॉस्फेयर रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं तो ये मानता हूँ कि एनएसडी एक ऐसी जगह है जहाँ पे अगर आप ये ठान के जाओ कि मैंने कुछ नहीं सीखना है, तो भी आप कुछ ना कुछ वहाँ से सीख के ज़रूर निकलते हैं, क्योंकि वो आपका विज़न बहुत खोलती है, आपके सोचने का ढंग हर तरह से आपको बहुत एनरिच कर देता है एनएसडी। वो 3 साल हम लोगों ने एनएसडी में बहुत से प्लेस किए, बहुत से अच्छे इंटरेक्शंस हुए लोगों के साथ, बहुत से फॉरेन डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला। और उसके बाद फिर एनएसडी कंप्लीट करने के बाद मेरे पास 2 ऑप्शंस थे कि या तो मैं रेपेट्री ज्वाइन करूं या फिर मैं 1 साल की फेलोशिप करूं। मैंने रेपेट्री, मैं किसी शुरू से ही ना, मैं किसी जॉब में नहीं, मेरा माइंड नहीं था कि मैं किसी जॉब में एक फिक्स टाइम के अंदर मैं काम करूं। तो मैंने ऑप्ट किया, मैंने कहा कि नहीं, मैं फेलोशिप का प्रोजेक्ट करूंगा। तो उसमें मैंने फिर बॉडी एज एन एक्सप्रेसिव मीडियम के ऊपर मैंने फेलोशिप किया वहाँ से, और तब से लेके थिएटर में खूब इन्वॉल्वमेंट नहीं। मैंने ऑलमोस्ट 85 में पास आउट किया और 92-93 तक मैंने कंटिन्यूस थिएटर ही किया, मैंने और कुछ नहीं किया। क्या मैं बात। क्योंकि पंजाब में थे तो पंजाब से माइग्रेट होके हम लोग दिल्ली आए, तो दिल्ली में हमने सबसे पहले हम लोग फरीदाबाद में शिफ्ट हो गए। ये हम लोग 87 के आसपास फरीदाबाद में शिफ्ट हुए थे। तो मैंने एनएससी निकलने के बाद मैंने कहा नहीं यार, अब कुछ अपना होना चाहिए, और फरीदाबाद में मैंने थिएटर की शुरुआत की। थिएटर की फाउंडेशन एक तरह से फरीदाबाद में मैंने रखी थी। उससे पहले कोई थिएटर ग्रुप नहीं था फरीदाबाद के अंदर। भूमिका रंगमंच के नाम से थिएटर शुरू किया हम लोगों ने। लोगों को मालूम ही नहीं था कि थिएटर होता क्या है फरीदाबाद में। हम लोगों ने लोगों को ज़बरदस्ती कन्विंस किया, घर से पकड़ पकड़ के ऑडियंस को लेके आते थे। पहले 1-2 शोज़ में बहुत दिक्कत आई, फाइनेंस की बहुत दिक्कत आती थी, ज़बरदस्ती लोगों से पर्चियाँ कटवाते थे। लेकिन वो एक एटमॉस्फेयर ऐसा बना वहाँ पे फरीदाबाद में, एक मतलब कि हम लोगों साल में 3-4 प्लेस हमारे होते थे। तो लोगों को समझ में आया कि हाँ, कि भाई ये भी कोई एक थिएटर है यहाँ पे, ये भी कुछ एक नया आर्ट है, नया मीडियम है, तो इसको एक्सप्लोर करिए करिए। तो हम लोगों ने कंटिन्यूसली थिएटर किया, ग्रुप फॉर्म किया मैंने, और उसके बाद नतीजा ये निकला कि हम सिर्फ प्ले अनाउंस करते थे कि हमारा ग्रुप का नेक्स्ट प्ले हम ये करने जा रहे हैं, और स्पॉन्सर्स जो थे वो 2-3 हमारे बिल्कुल फिक्स हो चुके थे, वो सीधा फ़ोन करते थे कि आ जाओ यार, अपना चेक ले जाओ। तो ये इस तरह से एक रेपुटेशन थोड़ी सी थिएटर के अंदर बनी, और कंटिन्यूसली मैंने 7-8 साल थिएटर
फरीदाबाद में कंटिन्यू किया और एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया। उसके बाद दिल्ली आ गए। दिल्ली में बच्चों के साथ मेरा काफ़ी इंटरेक्शन रहा है, बच्चों के साथ मैंने काफ़ी प्लेस किए हैं, वर्कशॉप्स किए हैं। थिएटर के ऑलमोस्ट हर सेगमेंट के साथ मैंने काम किया है, हर एज ग्रुप के साथ काम किया है, डॉक्टर्स के साथ, इंजीनियर्स के साथ। जी, बहुत ही खूबसूरत आपकी जर्नी रही कि किस तरह से आपने इंडियन पीपल जो थिएटर था वहाँ जो चंडीगढ़ में था वहां से फिर आपने एनएसटी का सफर किया एंड फिर फरीदाबाद में कोई वो ना होते हुए भी जहाँ थिएटर नहीं हो। ये थिएटर का जुनून होता है। ये कोई भी मुश्किलात आए अगर आपके आपके दिल में शिद्दत हो किसी काम को करने के लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। बहुत ही इंस्पिरेशनल जर्नी। हमारे साथ बहुत सारे व्यूअर्स जुड़ चुके हैं, मैं उन सभी का स्वागत करना चाहूंगी। सुमन पॉल जी जम्मू से जुड़ चुकी हैं, ब्रॉडकास्टर हैं। राजीव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। युवराज सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरविंदर कौर बबली जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कैरी सो गुड टू सी यू आफ्टर सो लॉन्ग। थैंक यू बबली। शशि जी शशि बाला जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रतिमा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नमस्कार प्रतिमा जी और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रतिमा जी। डॉक्टर संजय रैना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सपना सोनी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जम्मू से अदाकार हैं। आचार्य जीतू सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सपना हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरजीत वालिया सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बेहतरीन कलाकार और लाजवाब इंसान। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भारती रैना जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जम्मू से एक बहुत बड़ा नाम जम्मू कश्मीर में कला के क्षेत्र का। रश्मिधर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बेहतरीन कलाकार हैं। अशोक भौमिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी। विजय दीप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद अब्दुल वहीद जिलानी साहब हमारे साथ जुड़े हैं, कश्मीर से बेहतरीन सिंगर हैं और उस्ताद हैं गायकी के, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। युवराज सर लिखते हैं कि स्वागत है गुलशन, उम्मीद है अभी भूले नहीं होंगे। भाई आपको कैसे भूल सकते हैं, आपको देख के तो हम लोगों को रेपर्टरी में आपके शोज देख के तो हम लोगों ने सीखा है। पार्वती वालिया जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूँ। मैं अभी एनएसटी की ही बात करते हैं। मैं चाहूंगी कि एनएसटी से जुड़ी कोई खास बात, कोई सुनहरी याद मैं चाहूंगी आप हमसे जरूर शेयर करें। बिल्कुल। हम लोग जब एनएसटी में थे तो एनएसटी का बहुत सभी स्टेट से, अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं और सभी के साथ फर्स्ट ईयर में जो इंटरेक्शन होता है वो बहुत एक फॉर्मल वे में होता है। लेकिन मैंने एनएसटी की जो डेट थी ऑलमोस्ट 10-12 दिन मैंने लेट ज्वाइन किया था एनएसटी को। मैं एनएसटी में एडमिशन होने के बाद भी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज में था कि मैं ज्वाइन करूं या ना करूं। लेकिन अल्टीमेटली फिर वही हुआ कि नहीं, ज्वाइन तो करना ही है, एडमिशन बहुत मुश्किल से हुआ है तो ज्वाइन तो करना ही है। मेरे एक मित्र थे राकेश शर्मा, वो बेचारे एक्सपायर कर चुके हैं, बहुत यंग एज में एक्सपायर कर चुके हैं। हम लोगों को एनएसटी जैसे ही हम लोगों ने पास आउट किया 85 के अंदर, 86 या 87 की ही बात है, हमें दमन से मुझे कॉल आया जी। दमन से कॉल आया कि ऐसे ऐसे ये है। हमारे बैचमेट ही थे, वो वहाँ पे थे, तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे हम यहाँ पे कुछ एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसके लिए हमें कोई शॉर्ट प्ले चाहिए, लेकिन 2 लोगों से ज़्यादा का ना हो, हम इससे ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर तुम्हारे पास है तो तुम आ सकते हो। तो मैंने कहा यार मेरे को अभी इमीडिएटली तो नहीं है, मुझे तुम 1 घंटे का टाइम दो, मैं सोच के बताता हूँ। मैंने अपने मित्र राकेश को मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा राकेश ऐसे ऐसे दमन से ऑफर आया है शो का, क्या करें? कह रहा तू हाँ बोल दे। मैं करेंगे क्या? कह रहा वो बाद में सोचेंगे, तू हाँ बोल दे। कह रहा मैंने कहा ठीक है। उसका 1 घंटे के बाद फ़ोन आया, मैंने कहा कि हाँ हम लोग आ रहे हैं। कह रही आप कल की ट्रेन पकड़िए और दमन पहुँच गए। अगले दिन की हम लोगों ने टिकट बुक करवा ली। अब दोनों जाने ट्रेन में बैठ गए हम लोग। कौन सा प्ले करना है, क्या प्ले करना है, दोनों कुछ नहीं पता, बिल्कुल जीरो, बिल्कुल कुछ नहीं पता। ट्रेन में गप्पे मारते हुए, चाय कॉफी पीते हुए हम लोगों ने निकल गए, 5-6 घंटे निकल गए। मैंने कहा यार कल प्ले है, परसों प्ले करना है, कौन सा प्ले करेंगे? कह रहा सोचते हैं। पूरी रात निकल गई। अगले दिन 4 बजे के करीब ट्रेन वहाँ पे पहुँचनी थी, तो 2 बजे के करीब
बात फिर वही हो गई, यार प्ले कौन सा है, दमन आने वाला है, क्या करेंगे हम लोग। कह रहा नहीं नहीं, कह रहा हम लोगों ने सोचा, बहुत सोचा, नहीं समझ में आ रहा था कोई दो लोगों का प्ले क्या कौन सा हो सकता है। उन्हीं दिनों हम लोगों ने एनएसवी के अंदर एक प्ले किया था, औरत भली रामकली। अमाल जी के साथ हम लोगों ने किया था। तो कह रहा यार वो प्ले याद है ना, उसकी स्क्रिप्ट वगैरह याद है ना। मैंने कहा याद है पूरी, वो तो कोई दिक्कत नहीं। कह रहा यार उसमें मतलब कि, मैंने कहा उसमें तो 20 25 30 का ये कैरेक्टर है। कह रहा बस तू देख, तू करते हैं, कह रहा कुछ। हम लोग दमन पहुंच गए। दमन पहुंच गए होटल में। जैसे ही हम होटल में पहुंचे तो वहां हमने देखा कि वहां बीएम शाह जी एज ए चीफ गेस्ट। अब बीएम शाह जी हमारे टीचर रह चुके हैं, तो हमें अब हमारे मतलब कि अंदर से बहुत ज़्यादा हमें डर लगना शुरू हो गया कि यार ये शाह जी बैठे हुए हैं, हमारे पास कुछ तैयारी नहीं है। हम क्या क्या मतलब ये भी क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि मेरे कैसे स्टूडेंट्स हैं। मैंने कहा अब तो ये इज्जत की बात आ गई है। तो शाह जी ने पूछा भाई प्ले कौन सा कर रहे हो, हैं अच्छा कर लेना, मेरी इज्जत रख लेना तुम। हमने कहा सर आप फिक्र मत करो, ये प्ले कौन सा है। वो करें, हमने कहा ये प्ले बहुत नया प्ले है, आपको हम स्टोरी नहीं बताएंगे, हम शो में ही देखिए। आप यकीन नहीं करेंगे, हम लोगों ने तय किया रात को कि हम एक कहानी सुनाएंगे। कहानी सुनाएंगे, इम्प्रोवाइज करेंगे कुछ प्ले, मतलब कि 2 3 प्लेस को हम मिक्स कर देंगे। कैसे करेंगे मुझे नहीं पता है, कौन सा प्ले से शुरू करेंगे, कौन से प्ले पे खत्म करेंगे, हमें कुछ नहीं पता है। लेकिन कह रहे कि मैं डायलॉग बोलना शुरू करूं, तू रिएक्ट करते जाना उसी हिसाब से। और जहां पे तेरे को लगे कि तू यहाँ से पिक कर सकता है, तू कर दियो, मैं रिएक्ट करना शुरू कर दूंगा। जहां पे लगे, टोटल इम्प्रोवाइजेशन। और जहां पे लगेगा कि यहाँ पे हम दोनों इंटरेक्ट करके कुछ ड्रामा क्रिएट कर सकते हैं, वहां हम ड्रामा क्रिएट कर देंगे। मैंने कहा ठीक है। अगले दिन शाम को 5 बजे शो। शाह जी हमें फिर आए ग्रीन रूम में कि भाई अच्छा करना, इज्जत रख लेना। हमने कहा शाह जी आपका आशीर्वाद चाहिए। हमें अंदर से हम बहुत ज़्यादा, हमें घबराहट हो रही थी कि किस तरह से होगा, पता नहीं क्या होगा। लेकिन इतना बेहतरीन वो स्क्रिप्ट इम्प्रोवाइज हुई, इतनी बेहतरीन ढंग से वो ऑडियंस ने इतना अप्रिशिएट किया। तो शो के बाद शाह जी ने कहा यार, कह रहे बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट थी, कह रहे किसकी लिखी हुई है, कह रही है। तो हमने कहा शाह जी हम अभी नहीं बताएंगे, रात को जब आप महफिल में बैठेंगे ना तब बताएंगे। तो शाह जी को जब हमने बताया कि ये किस्सा था, हमें कुछ नहीं पता था। एक अंदर से एक खुशी थी कि हमें दमन जाना है। तो ये जो कहने का मतलब ये है कि ये जो सारा इम्प्रोवाइजेशन का जो कॉन्फिडेंस आया था वहां पे कि हम कुछ भी कर लेंगे, ये एनएसडी के जो 3 साल हमने बिताए थे वहां पे, ये उसकी वजह से हमें वो एक कॉन्फिडेंस था कि नहीं, हमें इतना कॉन्फिडेंस है कि हम स्टेज के ऊपर जाएंगे तो कुछ ना कुछ कर लेंगे। क्या करेंगे हमें नहीं पता। क्या बात, तो क्या बात। स्टेज तो आपको इतना कॉन्फिडेंट बना देता है कि आप कुछ भी कर सकते हो, किसी भी मुश्किल हालात में कहीं से भी गुजर जाते हो, आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता। स्टेज आपको ट्रांसफॉर्म कर देता है। हमारे साथ कनन जी जुड़े हैं, कनन सर जुड़े हैं। कह रहे हैं कि आपके साथ बहुत काम किया, यू आर ब्यूटीफुल सोल, आपके लिए लिख रहे हैं। युवराज सर लिखते हैं कि आप एक बहुत ही बेहतरीन इंसान है। जी बिल्कुल। डॉक्टर सरला मेहता जी लिखती हैं व्हाट अ कॉन्फिडेंस, ग्रेट, बहुत ग्रेट बात बोली। उज्जवल जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत शुक्रिया। सतीश आनंद सर हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंद्रजीत जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। करण सर लिखते हैं फ्रेंड्स फॉर एटलीस्ट 25 years, a beautiful soul and a dear friend and a great actor have worked together. करण सर लिखते हैं याद के लिए। थैंक यू करण। और कमल कुमार वर्मा सर लिखते हैं, हमारे आकाशवाणी के ग्रेट आर्टिस्ट हैं, रंगकर्मी हैं। लिखते हैं हेलो गुलशन जी, आपको देखकर कामनी प्रोडक्शंस की याद आ गई, होप यू रिमेम्बर मी। यस 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 यस, कामनी प्रोडक्शंस में समझ गया। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं। आपने बताया कि आपका जो फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन रहा है वो बॉडी एज एन एक्सपर्ट एक्सप्रेसिव मीडियम, तो इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी। निरुपमा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया निरुपमा वर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, एक बेहतरीन कलाकार है, बहुत शुक्रिया। जी सर। जब मैंने एनएसडी का फेलोशिप मुझे अप्लाई करना था तो मैं सोच रहा था कि कौन से सब्जेक्ट के ऊपर करें। तो मैं जब ट्रेनिंग पीरियड के अंदर एनएसडी के 3 साल के अंदर मैंने बॉडी के ऊपर काफी काम किया।
बॉडी जेस्चर पोस्चर्स के ऊपर मैं काफ़ी काम करता था, काफ़ी फिजिकल एक्सरसाइजेज वगैरह करता था। तो हमारे टीचर थे एक एच वी शर्मा जी, वो भी जी एक्सपायर हो चुके हैं, बहुत जी ग्रेट टीचर थे। तो उनसे मैंने डिस्कस किया कि सर मैं ऐसे ऐसे फेलोशिप करना चाहता हूँ, कुछ बॉडी को लेके करना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने ही आइडिया दिया कि बॉडी को आप, क्योंकि बॉडी एक बहुत थिएटर के अंदर एक एक्सप्रेसिव मीडियम है ये, आप बॉडी के थ्रू बहुत सी चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जी आप इसी चीज़ को फेलोशिप के अंदर आप लीजिए। मैंने फिर उसी सब्जेक्ट के ऊपर फेलोशिप के ऊपर मैंने अप्लाई किया और वो हो गया और बहुत अच्छे से हुआ है। उसके अंदर मैंने ये लिया है कि एक मतलब कि बॉडी के जेस्चर, पोस्चर्स, बॉडी के आपकी ब्रीदिंग के साथ बॉडी मूवमेंट्स किस तरह से रिएक्ट करती हैं। आपके हर जेस्चर पोस्चर का एक डिफरेंट मीनिंग होता है। जी अगर आप अगर आप हल्का सा भी अपनी बॉडी के जेस्चर पोस्चर को चेंज कर लेते हैं तो मीनिंग बिल्कुल अलग हो जाता है। उसके लिए फिर मैंने माइम का भी सहारा लिया कि माइम को भी मैंने एसोसिएट किया, क्योंकि माइम ही टोटल बॉडी लैंग्वेज के ऊपर वो बेस्ड यस है। फिर मैंने छऊ डांस सीखा, वाह छऊ डांस की कुछ मूवमेंट्स वगैरह सीखी मैंने। तो इस तरह से फिर मुझे लगा कि एक बॉडी को बहुत एक एक्सप्रेसिवली, क्योंकि एक्टर के लिए बॉडी एक्सप्रेसिव होना बहुत ज़रूरी है। डायलॉग्स तो वो बाद में आके बोलेगा, लेकिन जब वो स्टेज के ऊपर उसकी प्रेजेंस हो तो वो लगना चाहिए कि वो एक्टर खड़ा है, उसके बॉडी के पोस्चर जेस्चर से बिल्कुल वो लगना चाहिए। तो उसमें मुझे लगा कि ये बॉडी लैंग्वेज जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत उसका एक महत्व है। और ये सब चीज़ें मैंने युवराज सर से भी बहुत सीखी हैं, उनके शोज देख देख के, क्योंकि उनका भी क्या बॉडी बात। लैंग्वेज, बॉडी उनका बॉडी लैंग्वेज, बॉडी जेस्चर, माइम पोस्चर, चलने का माइम के उनका तो वो स्टाइल, बिल्कुल। माइम तो के तो इस तरह, बादशाह है वो। बिल्कुल। तो उनकी बॉडी लैंग्वेज में हर चीज कहीं ना कहीं एक्सप्रेसिव होती थी। अगर वो हल्की सी गर्दन भी घुमाते थे तो उनका एक स्टाइल होता था, तो वो मेरे को बहुत अट्रैक्ट करता था। तो उसी के ऊपर फिर बेस करके मैंने पूरा एक साल बॉडी लैंग्वेज के ऊपर मैंने काम किया और अपना प्रोजेक्ट मैंने सबमिट किया इस तरह से। क्या और वो काफी हेल्पफुल है एक्टर के लिए। तो थिएटर में बॉडी लैंग्वेज इज अ मस्ट। यस यस। सुचित्रा गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बेहतरीन कलाकार हैं, बेहतरीन आर्टिस्ट हैं दिल्ली की। बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी मैं उनका। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपकी जो जिंदगी का टर्निंग पॉइंट रहा कला के क्षेत्र में वो कौन सा था? मुझे मैं एक एक्सपीरियंस, उसी से रिलेटेड एक एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना चाहूंगा। जी थिएटर एक ऐसा मीडियम है, मुझे लगता है कि थिएटर आपको बहुत कुछ सिखा के जाता है, कॉन्शियसली जी और अनकॉन्शियसली दोनों तरह से। और ये एक बहुत इंटीमेट मीडियम है, और ये आप जी एक इमोशनली एक दूसरे को बहुत चार्ज करता है। जी। हम लोग एक, ये इंसिडेंट थोड़ा सा लंबा है, अगर आप कहेंगे तो मैं बिल्कुल सुना सकता हूँ, बिल्कुल, हम लेकिन है सुनना बहुत चाहेंगे। इंटरेस्टिंग। इंसिडेंट से तो इंसान बहुत सीखता है, हम चाहेंगे आप पूरा सुनाए हमें। हम लोग जी एक पायलट, ये अर्ली 2000 के आसपास की बात है, 2003-4 के आसपास की बात है, मेरे को एग्जैक्टली अभी जी ईयर याद नहीं है। जी हम लोग एक पायलट एपिसोड, मेरा फ्रेंड था वो पायलट एपिसोड शूट कर रहा था, तो रात का शूट जी। था, तो मैं भी वहीं पे था लोकेशन के ऊपर। मेरा हम्म, हालांकि उस दिन शूट नहीं था, क्योंकि बहुत क्लोज फ्रेंड था, तो उसने कहा यार तुम आ जाना, हेल्प हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है। जी तो मैं वहाँ पे गया, तो हम लोग अंदर शूट चल रहा था, कभी मैं शूट में चला जाता था, कभी बाहर आके, हम लोग सर्दियों के दिन थे, कवर बाहर अलाव वगैरह जलाया हुआ था, जी वहाँ बैठ के हम लोग बातें वगैरह कर रहे थे। उन्हीं में से एक सज्जन और थे, तो ऐसे ही उनके साथ बातचीत होनी शुरू हो। तो उन्होंने कहा कि आप क्या करते हैं? मैंने कहा कि सर हम्म, मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट हूँ और थिएटर करता हूँ, और तो ये मेरे मित्र हैं, इनकी जस्ट एक सपोर्ट के लिए, हेल्प हेल्प के लिए मैं आया हूँ यहाँ पे। तो मैंने कहा आप कैसे हैं, आप एक्टर हैं? मैंने कहा। वो हंस पड़े, कह रहे जी। नहीं मैं एक्टर नहीं हूँ, मेरी वाइफ रोल कर रही है, मैं तिहाड़ में सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस हूँ। अरे वाह। हाँ। तो मैंने कहा बहुत अच्छा लगा ये आपसे मिलके। अब जब उनको ये पता चला कि मेरी थिएटर की बैकग्राउंड है, वर्कशॉप्स वगैरह मैं करता हूँ, तो उन्होंने कहा यार तुम हमारे लिए क्यों नहीं कुछ करते हो, जी हमारे इनमेट्स के लिए क्यों नहीं करते हो? मैं कहा ठीक जी है सर, मैं तो करना चाहूंगा। तो उन्होंने कहा कि कल तुम ऑफिस में आओ, बैठ के बात करते हैं। मैं अगले दिन तिहाड़ गया। तिहाड़ में मैंने उनके साथ मीटिंग वगैरह की, बातचीत वगैरह हुई कि हम लोग
पूरा प्लान हुआ, 3-4 घंटे की मीटिंग हुई कि हम लोग ऐसे-ऐसे प्ले करेंगे। पूरा 45 डेज़ का शेड्यूल बनाया हमने कि हम प्ले करेंगे, वर्कशॉप करेंगे और वर्कशॉप के बाद प्ले करेंगे। सारी चीज़ें जी। हो गई, तो मैंने उनके सामने एक ही बात रखी। मैंने कहा मैं इसका जो ओपनिंग शो है ना, हुँ, हुँ। वो तिहाड़ की बाउंड्री में नहीं करूँगा। तो कह रहे कहाँ करोगे? मैंने कहा बाहर किसी भी ऑडिटोरियम में करेंगे। तो कह रहे अरे यार वाह! ऐसा तो हो नहीं, तो कह रहे ऐसा तो कभी हुआ नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। मैंने कहा फिर मेरा इंटरेस्ट नहीं बनेगा करने का कुछ भी। करना है तो कुछ इंटरेस्ट नहीं करना। तो उसने कहा अच्छा तू शुरू कर, देखते हैं इसका भी कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं। जी। अगले दिन से हम लोगों ने वर्कशॉप शुरू की। मेरे सामने उन्होंने ऑलमोस्ट 1200-1500 इनमेट सामने लाके खड़े कर दिए। वाह! 1200-1500 इनमेट्स, पूरी जी। बैरक, उनकी बैरक पूरी भरी हुई थी। तो उन्होंने कहा हुँ, सी हुँ। इसमें से अपने एक्टर छांट लो कर। जी। अब मैंने कहा कि 1000-1200 में से वो भी इनमेट्स नॉन एक्टर्स जो जिनका ट्रैक रिकॉर्ड ही बहुत खराब है, उनमें से मुझे 1200-1500 में से मुझे चाहिए थे 25 या 30 लोग। मैं बिल्कुल। बड़ा चक्करपन में फंस गया। मैंने कहा मैं कैसे करूंगा? खैर बातचीत वगैरह की उन लोगों के साथ, आधा पौने घंटे का सेशन किया, चलता रहा। ऑलमोस्ट 7-8 दिन ऐसे निकल गए। 7-8 दिन में वो छटनी होते होते एक दिन 100 चले गए, दूसरे दिन 300 चले गए, चौथे दिन 400 जी। चले गए। अल्टीमेटली 7-8 दिन के बाद 40 एक लोग रह गए, 40-45 लोग रह गए। मैंने कहा अब ये टॉलरेबल है, अब इसमें से मैं हुँ। चूज कर सकता हूँ। जी। खैर अल्टीमेटली हम लोगों ने उसको शुरू किया, स्क्रिप्ट रीडिंग वगैरह शुरू की। उसमें से भी 5-7 लोग और निकल गए, तो अल्टीमेटली फाइनली जो है वो 30 लोग मेरे पास रह गए। मैंने कहा अब ये 30 लोग ऐसे हैं क्योंकि ये 12-15 दिन मेरे साथ रह चुके हैं, अब ये जाएंगे नहीं, अब इनका जी। इंटरेस्ट क्रिएट हो चुका है। हुँ, हुँ। उनके साथ हम लोगों ने वर्कशॉप की, पहले हफ्ता 10 दिन थिएटर गेम्स किया, इम्प्रोवाइजेशन वगैरह की, और धीरे धीरे हम लोगों ने प्ले के ऊपर काम शुरू करना शुरू कर दिया। प्ले मैंने जी। किया मुआवजे, जी। भीष्म सानी जी का मुआवजे प्ले मैंने चूज किया। रिहर्सल्स वगैरह हो गई, सारी चीज हो गई। ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया, ठीक ठाक चल रहा था, बहुत बढ़िया। मेरा लंच वगैरह सारा वही होता था। तो उसके बाद जब ऑलमोस्ट 35 एक दिन हो गए, तो मैंने उनको कहा, उनका नाम था ओपी मिश्रा जी, सुपरिटेंडेंट थे जो। तो मैंने कहा मिश्रा जी, मैंने कहा सर शो की डेट फिक्स करिए और ऑडिटोरियम बुक करिए। कह रहे चलो, कह रहे कौन से ऑडिटोरियम में करना, बेस्ट कौन सा करे। मैंने कहा कमानी है जी बेस्ट। अरे वाह! हम हम लोग कमानी में गए। पहले तो कमानी वाले ने मना कर दिया कि जो डेट्स आप मांग रहे हैं वो अवेलेबल ही नहीं है। जी। हमने कहा सर, उनको लगा कि नॉर्मल थिएटर ग्रुप वाले आ रहे हैं। हुँ, हुँ। जब उनको ये पता चला कि ये तो तिहाड़ के इनमेट्स आ रहे हैं, हुँ, हुँ। तो उसका भी इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। उसने कहा कि नहीं देखिए सर, कह रहा मैं कुछ ना कुछ मैनेज करता हूँ, कह रहा मैं। अल्टीमेटली उसने डेट हमें दे दी। अब शो से 7-8-9 दिन पहले, 10 दिन पहले के करीब करीब हमारा ऑडिटोरियम बुक हो गया। हम लोगों ने ऑडिटोरियम को अगले दिन जाके पूरा सर्च किया कि कहाँ पे लू पॉइंट्स है, कहाँ पे सिक्योरिटी लैप्स हो सकती है। वो जी। पूरा मतलब कि एक एक बाथरूम देखा गया, झरोखे देखे गए कि कहाँ से कोई लू पॉइंट्स तो नहीं है कि जहाँ से इनमेट्स भागने की कोशिश करें। ओह! उसके बाद पूरा फाइनल हो गया। अब इनकी परमिशन लेनी थी कि ये 30 कैदी जो हैं ये जेल से बाहर जी। जाएंगे शो करने के जी। लिए। जी। वो फाइल आईजी के पास गई, तो आईजी ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि ये तो ओह! किसी भी कीमत के ऊपर नॉट पॉसिबल। वो मिश्रा जी मेरे पास आगे रिहर्सल कर रहा था मैं, तो उनका वालिया कि भाई ये तो आईजी सर ने तो मना कर दिया। मैंने कहा सर मना कर दिया तो वर्कशॉप यहीं खत्म करो फिर। मैंने कहा कल से एक वर्कशॉप खत्म करो, मेरा इंटरेस्ट नहीं बनेगा। ये पता नहीं मेरे सर में भी क्या जुनून आ गया था कि नहीं, शो कि करना तो बाहर पहला शो बाहर ही करना है। बाहर करना है। जी। तो उसने कहा कि नहीं नहीं यार, तुम हिम्मत मत हारो। कह रहा मैं देखता हूँ, कह रहा मैं दोबारा मैं बात करता हूँ आईजी से। और वो मिश्रा जी ने दोबारा उनसे आईजी से बात की। तो आईजी ने कहा क्योंकि इसके अंदर आज तक कभी ऐसा रिकॉर्ड में हुआ नहीं है कि इनमेट्स बाहर जाके शो करें, इसके लिए मुझे होम मिनिस्ट्री की परमिशन लेनी पड़ेगी। ओह! फाइल पूरी की पूरी होम मिनिस्ट्री गई। अब होम मिनिस्ट्री से बहुत बड़ा नो लिख के आ गया फाइल के ऊपर, नो, नॉट पॉसिबल। अब मिश्रा जी फिर मेरे पास आए, तो उन्होंने कहा कि
होम मिनिस्ट्री से तो मना हो गया। मैंने कहा सर तो फिर छोड़ो ना, मना करो, हम लोग वर्कशॉप करते हैं। कह रहा नहीं यार, कह रहा वो भी बहुत, मिश्रा जी भी इतने जुनूनी आदमी थे, वो भी हार नहीं माने लास्ट मोमेंट तक। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कह रहे मैं कह रहे मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ। दोबारा फाइल होम मिनिस्ट्री को भेजी उन्होंने। उन्होंने कहा कि नहीं सर, इसको करना है, ये बहुत लाइफ टाइम का अचीवमेंट है, ये पूरे इसकी इमेज बिल्कुल चेंज हो जाएगी, जी। तिहाड़ की जो इमेज है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी, नहीं ये इनको कल्चरली मोटिवेट करते हैं। तो होम मिनिस्ट्री ने कहा कि जितने आपके इनमेट्स इस वक्त प्ले में काम कर रहे हैं ना, उनकी हिस्ट्री रिकॉर्ड हमारे पास भेजिए, किस किस केस के अंदर हैं, किस किस केस में नहीं है, उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भेजिए। सभी का पूरा प्रोफाइल लग के होम मिनिस्ट्री फाइल गई दोबारा। अब होम मिनिस्ट्री दोबारा गई, दोबारा फाइल जाने के बाद होम मिनिस्ट्री ने 4 कैरेक्टर्स के ऊपर बहुत बड़ा सर्कल बना के मना कर दिया कि ये 4 बंदे नहीं जा सकते हैं। तो मिश्रा जी मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि भाई परमिशन तो उन्होंने परमिशन, मिश्रा जी ने होम मिनिस्ट्री में ये कह के उन्होंने कहा कि अगर कुछ भी मिस हैपनिंग होती है तो आई एम रिस्पॉन्सिबल। इतना बड़ा उन्होंने रिस्क लिया। सच में, सच में। हाँ, तो उन्होंने 4 बंदों के ऊपर ना गोल सर्कल बना के रेड पेन से होम मिनिस्ट्री ने फाइल वापस भेज दी कि ये 4 बंदे नहीं जा सकते। अब मिश्रा जी आए भागे भागे मेरे पास, कह रहे कि यार ये 4 बंदे, परमिशन हो गई है लेकिन ये 4 बंदे नहीं जा सकते। मैंने कहा कौन से 4 बंदे? उन्होंने जब 4 बंदे दिखाए, मैंने कहा ये तो प्ले में मेन रोल कर रहे हैं और प्ले को रह गए 4 दिन। मैं कहा 4 दिन में तो नए प्ले तो एक्टर्स हो ही नहीं सकते तैयार, और खासकर ये लोग, ये तो बेचारे नॉन एक्टर्स हैं। तो उन्होंने कहा यार अब तू कुछ भी मैनेज कर, कैसे कर। मैंने कहा सर मैं कैसे करूं, या तो इसका एक ही ऑप्शन है कि मैं बाहर से कुछ 4 जो है एनएसडी के प्रोफेशनल एक्टर्स में ले आता हूँ, वो पॉसिबल है। कह रहे नहीं वो नहीं करना। कह रहे, मैंने कहा फिर कोई पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा फिर मैं नहीं कर सकता तैयार, चारों मेन रोल कर रहे हैं उसके अंदर। वो भी बेचारा मतलब कि यार कहने लगा यार तू भी कह रहा अड़ गया है बुरी तरह से, तू कह रहा मेरे को फिर कह रहा मतलब कि करना पड़ेगा। मैं हेड्स ऑफ तो उनको करूंगा मिश्रा जी को। उन्होंने दोबारा वहां पे गए, उन्होंने राइटिंग में लिख के दिया उनको कि अगर कुछ मिस हैपनिंग होती है तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। बहुत बड़ी बात, बहुत 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 बड़ी बड़ी, बात है। और बहुत वो बड़ी बात। जो 4 बंदों के ऊपर उन्होंने मार्क किया था, वो पाकिस्तान की आईएसआई के एजेंट्स थे। तो इस कारण उन्होंने होम मिनिस्ट्री ने टोटल मना कर दिया था कि हम इन 4 को नहीं कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने, मिश्रा जी ने अपने रिस्क के ऊपर उन्होंने भेजा वहां पे। अब शो वाले दिन जैसे ही 2 दिन पहले लोगों को पता चला कि ये शो तो बाहर हो रहा है, तिहाड़ में, जेल के अंदर नहीं हो रहा, ये तो 30 बंदे बाहर जा रहे हैं। 3 दिन लगातार मेरे पास लोग आते रहे, सर हमें रोल दे दो, सर हमें एक, हम भाला खड़े लेके खड़े हो जाएंगे, सर हमें हमें एक एंट्री दे दो। क्यों? एक्साइटमेंट था कि भाई जेल से बाहर जाएंगे। अब शो वाला दिन आ गया, शो से 1 दिन पहले अब एक बहुत बड़ी दिक्कत आ रही थी, प्रॉब्लम थी। उसने कहा, और सिक्योरिटी होम मिनिस्ट्री ने कह दिया था कि हम तिहाड़ की सिक्योरिटी नहीं रखेंगे, हम होम मिनिस्ट्री अपनी सिक्योरिटी भेजेगा, क्योंकि तिहाड़ की सिक्योरिटी में कुछ भी लू पॉइंट्स हो सकते हैं। अब होम मिनिस्ट्री को की सिक्योरिटी को ये मालूम नहीं था कि कौन इनमेट्स है, कौन हमारी टीम के हैं। हमारी टीम के भी 12-15 लोग थे, तो वो आइडेंटिफाई किस तरह से करेंगे, क्योंकि एक्टर्स और टीम में किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे सिक्योरिटी वाले। बहुत सोचा उसके ऊपर, बहुत सोचा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। शो को 1 दिन रह गया। मेरे को रात को 10 बजे के करीब मिश्रा जी का फोन आया, उन्होंने कहा कि वालिया सोल्यूशन निकाल दिया मैंने कहा क्या? कह रहे अब तुम सुबह देखना। कह रहे, मैं कहा ठीक है जी। मैं सुबह अपना, कह रहे तेरे को आर्टिस्ट कितने बजे चाहिए? मैंने कहा मुझे 9 बजे के करीब कमानी में चाहिए सारे। कह रहे ठीक है, तेरे पास 9 बजे पहुंच जाएंगे। हमने क्या किया, बैरक में से जैसे जैसे कैदी कैदी बाहर निकल रहे थे ना, छोटा सा गेट था, छोटे से गेट से जैसे ही बाहर निकलते थे, बाहर बाल्टी रखी हुई थी, उसमें रेड कलर पूरा घोल के रखा हुआ था। वो जैसे ही बाहर निकलते थे, रेड कलर में हाथ डिप करते थे, उनके हाथ पूरे लाल हो जाते थे। और पूरी सिक्योरिटी को उन्होंने इन्फॉर्म किया हुआ था कि जिसके लाल हाथ हैं, रेड हैंडेड हैं, उनके ऊपर निगाह रखनी है आपने। तो ये रेड हैंडेड बाद में न्यूज में भी बहुत आया था कि रेड हैंडेड कॉप्स, रेड हैंडेड इनमेट्स ने परफॉर्म किया। तो वो पूरे हाथ उनके हम लोगों ने रेड हैंड के रख दिए थे।
तो पूरी सिक्योरिटी वालों को इंस्ट्रक्शन थी कि जिनके रेड हैंड्स हैं आप सिर्फ उन्हीं के ऊपर निगाह रखेंगे, बाकी के ऊपर नहीं रखेंगे निगाह। अब शो का शुरू हो गया, इनमेट्स कमानी ऑडिटोरियम में पहुंच गए। अब सारे एक सिक्योरिटी, एक इनमेट्स के साथ दो सिक्योरिटी वाले, एक लेफ्ट और एक राइट में हाथ पकड़े उनको। मैंने असिस्टेंट को बोला कि आप ग्रीन रूम में ले जाइए। जब पूरा सेट वगैरह लग गया तो मैंने उनको कहा कि असिस्टेंट को कहा कि भाई आप सभी एक्टर्स को ले आओ। हमारे लिए तो एक्टर्स ही थे वो, मैंने कहा एक्टर्स को ले आओ। तो वो सभी जने आए, 30 बंदे वो, 60 सिक्योरिटी वाले, लेफ्ट राइट वो खड़े हुए, 30 बंदे स्टेज के ऊपर एक्टर खड़े हुए। अब मैंने उनको कहा, सिक्योरिटी वालों को कहा, मैंने कहा सर अब आप लोग छोड़ दीजिए, आप लोग हट जाइएगा, एक्टर्स को रहने दीजिए। वो कहने लगे ना सर, कह रहे हमें होम मिनिस्ट्री से इंस्ट्रक्शन है कि आप इनको छोड़ेंगे नहीं। तो मैंने कहा छोड़ेंगे तो हम प्ले कैसे करेंगे, रिहर्सल कैसे करेंगे? कह रहे ये हमें नहीं पता जी, कह रहे हमें इंस्ट्रक्शन है कि इनको छोड़ना नहीं है। मैंने कहा, फिर मैंने मिश्रा जी को फोन किया था हाड़ के अंदर, मैंने कहा मिश्रा जी ये प्रॉब्लम आती है। कह रहे उनका जो इंचार्ज है आप उनको दीजिए, मैं उनसे बात करता हूँ। तो फिर उन्होंने इंचार्ज से बात करवाई। उन्होंने कहा कि जैसा ये कह रहे हैं वैसे करिए, आप अपनी अपनी ड्यूटी के ऊपर जो आपको पॉइंट्स कहे हैं उसके ऊपर रहिए। इस तरह से उन्होंने एक दूसरे को छोड़ा और फिर हम लोगों ने रिहर्सल की और शो शुरू हुआ। उस शो को उसके चीफ गेस्ट थे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब थे और उस शो को होस्ट कर रही थी सोनल मान सिंह जी। और जब शो शुरू हो गया, मैंने सबको बताया हुआ था कि भाई आप अपने अपने कॉस्ट्यूम प्रॉपर्टी वगैरह विंग्स में ही रखेंगे, विंग नीचे ग्रीन रूम में नहीं रखेंगे। तो अपने अपने सब पूरी रिहर्सल्स में हम लोगों ने ट्राई रिहर्सल के अंदर पूरा किया था कि कॉस्ट्यूम कहाँ कहाँ किसने रखी है। अब शो चल रहा है। आधे पौने घंटे के शो के बाद एकदम से बैक स्टेज से ऐसी आवाजें आई, धड़ 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 धड़, 8-10 पुलिस वाले जो है वो एकदम भागे, एकदम मतलब कि वो लगा कि कुछ ना कुछ मिस हैपनिंग हुई है। वो हमारा जो प्ले का मेन कैरेक्टर था वो नीचे भागा जा रहा था ग्रीन रूम के, उसके पीछे 8-10 पुलिस वाले भागे। तो उन्होंने जाके उसको पकड़ लिया। कह रहा तू यहाँ कैसे? कह रहा सर मेरी कॉस्ट्यूम यहाँ रह गई थी, मैं भूल गया, मैं कॉस्ट्यूम लेने के लिए आया कॉस्ट्यूम लेने के लिए आया। तो इस तरह के बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट थे वो ऐसा एक्सपीरियंस था कि आपको लाइफ में शायद एक आध बारी ऐसे एक्सपीरियंस मिलते हैं। बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस, और सबसे बड़ी बात ये दर्शाता है कि थिएटर जो है वो कितना चेंज लाता है और एक एज ए थेरेपी किस तरह से यूज किया जा सकता है थिएटर को, कि एक क्रिमिनल तक उसमें बह जाता है और अपनी इमोशंस दिखा देता है। थिएटर का ये जादू है, ये इबादत है थिएटर, बहुत बड़ी बात है, बहुत सच्ची जी कहिए। शो के बाद जैसे कर्टन कॉल होता है, तो कर्टन कॉल के बाद क्योंकि वो लास्ट दिन था, अगले दिन से मैंने भी नहीं जाना था वहां पे तिहाड़ में, तो सब वो जितने भी इनमेट्स थे ना वो इतना गले लग के, कोई पैरी हाथ लगा रहा है, कोई पाँव छू रहा है, कोई गले लग रहा है, रो रहे, लिटरली रो रहे हैं। तो मेरे को अगले दिन आईजी ने ऑफिस बुलाया, मिश्रा जी का फोन आया कि आईजी तुमसे मिलना चाह रहे हैं। मैं गया वहां पे, तो उन्होंने कहा यार तुमने क्या किया, कह रहे कितने हार्डकोर क्रिमिनल थे वो, किसी ने मर्डर्स किए हुए थे, कोई रेपिस्ट था, कोई डकैती वाले थे, इस तरह के थे पूरे। अरे तुमने ऐसा क्या किया कि मतलब कि मैं देख रहा था कि वो फूट फूट के रो रहे थे। मैं कहा सर मैंने कुछ नहीं किया, ये जो थिएटर का कमाल है, दिस इज थिएटर, सच में थिएटर है। आपकी बात सुन के तो मुझे गूज़बम्स आ गए, इतनी खूबसूरत और इतनी इंस्पिरेशनल बात आपने की। सच में ये थिएटर है, ये थिएटर का जादू। ये इसमें लास्ट में मेरे को मतलब कि खुद के ऊपर थोड़ा सा, जब मैंने इस चीज को एनालाइज किया, मैंने ऑलमोस्ट 45 दिन की वर्कशॉप थी, तो ऑलमोस्ट 35-40 डेज मैंने जेल का खाना खाया था। तो मैंने अब बाद में सोचा कि वालिया तेरी तकदीर में जेल का खाना लिखा था, लेकिन इज्जत के साथ लिखा था। क्या बात, बहुत ही खूबसूरत ये इंसिडेंट था और बहुत ही इंस्पिरेशनल ये इंसिडेंट था। हमने युवराज सर के बारे में बात की थी कि वो माइंड के बादशाह हैं। वो लिखते हैं कि इसका क्रेडिट गीता कोठारी जी और गुरु बैरी जॉन जी को जाता है, और सुचित्रा जी लिखती हैं कि ये क्रेडिट देना भी बहुत बड़ी बात होती है कि आप याद रखते हैं कि आपने किससे सीखा है, वाकई बहुत बड़ी बात। कमल कुमार वर्मा जी लिखते हैं तिहाड़ चैप्टर एक्सपीरियंस इज मार्वलस,
हैट्स ऑफ टू यू। और बबली जी लिखती है थिएटर जिंदाबाद, सुचित्रा गुप्ता जी लिखती हैं वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे, वेरी ट्रू। और कनन सर लिखते हैं क्या बात, वाकई बहुत ही खूबसूरत इंसिडेंट था, बहुत ही इंस्पिरेशनल इंसिडेंट है ये, जो थिएटर की शक्ति को बताता है। तो आपने टेलीविजन की तरफ भी आपका रुख हुआ, उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि टेलीविजन का जो सफर आपका रहा। टेलीविजन के में एंट्री का भी मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग सा मतलब कि एक किस्सा है। उन दिनों कमल जी उस सीरियल में उनके साथ बाद में एसोसिएट हुए थे, जो कामनी प्रोडक्शन की वो बात कर रहे हैं। कामनी प्रोडक्शन का एक सीरियल था, बहुत शुरू में शुरू हुआ था, ये लास्ट 90s के या मिड 90s की बात है। तो उनका सीरियल था सागरिका। हमें पता चला एनएसडी से नए निकले थे, थिएटर कर रहे थे, हमने कहा यार मिलके आते हैं, हमारा सिलेक्शन हो गया वहाँ पे। लेकिन डायरेक्टर साहब जो थे वो कह रहे थे कि यार हम लोगों ने शूटिंग करनी है लक्षद्वीप में हम लोगों ने शूटिंग करनी है, तो मैं उसी टीम हमने बहुत छोटी लेके जानी है, तो मैं उन्हीं लोगों को लेके जाऊंगा जो एक्टिंग के साथ साथ बैक स्टेज का काम संभाले। मैंने कहा सर मैं करूँगा, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैंने कहा मैं आपको असेस करूँगा। दिल में दिमाग में एक ही बात थी कि लक्षद्वीप जैसी जगह के ऊपर 1 महीना स्पेंड करने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा। आप टूरिंग के ऊपर भी जाओगे तो हो सकता है कि 1 दिन या 2 दिन के लिए आप जाओगे, 3 दिन के लिए चले जाओगे, लेकिन प्रॉपर 1 महीना आपको लक्षद्वीप जैसी जगह में रहने का मौका नहीं मिलेगा। मैंने आंख देखा ना पार, मैंने कहा मैं आपको असेस करूंगा, मैं जाऊंगा। बस वहीं से आप कह लीजिए कि मेरी मीडिया में एंट्री शुरू हुई। तो वहाँ पे हम लोगों ने, मैंने सीरियल में रोल भी किया, उनको असिस्ट भी किया। असिस्ट करते करते फिर उनके 2-3 सीरियल्स और थे, सभी के साथ फिर मैं एसोसिएट रहा उनके साथ। तो धीरे धीरे फिर मुझे लगा कि दूरदर्शन में प्रपोजल थोड़े रास्ते समझ में आए कि क्या है क्या नहीं है। तो दूरदर्शन में सीरियल्स लेने शुरू हुए, तो हमने जस्ट एक फ्लूक के तौर के ऊपर हमने कहा चलो यार ट्राई करते हैं, मजे लेते हैं। वो डाला, वो कोइंसिडेंटली वो प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया। और उसके बाद फिर मैंने अपनी एक कंपनी फॉर्म की GW फिल्म्स के नाम से। फिर उसके अंदर फिर मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट किए। फिर धीरे धीरे कॉर्पोरेट साइड के ऊपर चले गए, कॉर्पोरेट फिल्म्स वगैरह की, फिर एड फिल्म्स वगैरह में चले गए। फिर प्राइवेट चैनल पंजाबी जो ETC और PTC चैनल्स हैं, इनके लिए मैंने एज ए फ्रीलांस बहुत काम किया। तो इस तरह से मीडिया में एक तरह से कोइंसिडेंटली एंट्री हो गई। वो ये देन है सागरिका जी की कामनी प्रोडक्शन की। आकाशवाणी की तरफ आपने कम से कम 2000 आई थिंक आपने रेडियो के जो रेडियो बहुत जानना चाहूंगी, क्योंकि आकाशवाणी मुझे लगता है बहुत टफ मीडियम है जहाँ से आवाज का इस्तेमाल होता है। आप क्या कहेंगे? राइट। मैं क्योंकि मीडिया के अंदर मेरा काफी इंटरफेरेंस होना शुरू हो गया था। थिएटर मेरा साथ साथ चलता है, अभी भी चल रहा है। क्योंकि थिएटर एक पैशन है, आप उसे छोड़ नहीं सकते। बिल्कुल नहीं। तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली। मुझे पंजाब जलंधर ऑल इंडिया रेडियो से मैंने एक ऐसे ही मेरा जान पहचान थोड़ी फ्रेंड सर्कल में था, तो मैंने प्रपोजल लगाया, तो वो प्रपोजल उन्होंने अप्रूव हो गया स्पॉन्सर कैटेगरी के। तो उन्होंने कहा कि तुम स्पॉन्सर ले आओ, तो स्पॉन्सर के अंदर ½ एन आवर का चंक मैं तुमको मैं दे सकता हूँ। ये साउंड में डिस्टर्बेंस आ रही है काफी। हमें तो ठीक आ रहा है, यहाँ तो ठीक आ रही है। आपने माइक बंद कर दिया, माइक ऑफ कर दिया आपने। जी अब ठीक है। जी आपकी आवाज बिल्कुल सही आ रही है। अभी बंद हो गई आवाज आपकी आवाज बंद हो गई, आवाज नहीं आ रही आपकी। अब आई है। हेलो। हाँ, हो सकता है शायद यहीं पे कुछ प्रॉब्लम है। ठीक आ रही है, हमें ठीक आ रही है जी। ओके फाइन। तो वो प्रोग्राम हमारा अप्रूव हुआ स्पॉन्सर कैटेगरी का। तो उन्होंने कहा कि स्पॉन्सर आपको ढूंढना पड़ेगा, स्पॉन्सर हम नहीं ला सकते। मैंने काफी देखा, बातचीत वगैरह की, लेकिन स्पॉन्सर मिलना इतना आसान नहीं है, और खासकर रेडियो के लिए। तो अल्टीमेटली मेरे एक फ्रेंड थे,
वो बैंक में काम करते थे, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। हमारे मित्र थे, मेरे सीनियर पंकज सक्सेना जी, वो उनके मित्र थे। तो उन्होंने कहा कि तुम मुझसे मिलो, देखो क्या होता है। मैं उनसे मिला, तो बातचीत वगैरह हुई। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम प्रपोजल दे जाओ, हम देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। ये पंजाब के लिए था। तो 2-3 महीने के बाद वो प्रपोजल हमारा अप्रूव हो गया, ओके हो गया। तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट 6-7 महीने के लिए, जो वो है ना, हमें हमें वो स्लॉट मिला था 6 महीने के लिए। तो 6 महीने कंटिन्यूसली हमने हाफ एन आवर का, हफ्ते में 4 दिन का वो प्रोग्राम था। तो वो प्रोग्राम शुरू किया फिर हम लोगों ने आकाशवाणी के अंदर, और वो करते करते वो प्रोग्राम मैंने, फिर हम लोगों ने हरियाणा में शुरू किया, रोहतक से शुरू किया। ऑलमोस्ट मैंने 4 से 5 साल कंटिन्यूसली आकाशवाणी के लिए काम किया। फिर मैंने ऑलमोस्ट 2000 एपिसोड्स के करीब करीब वो थे मेरे। तो वो मेरे ब्रॉडकास्ट, वो मेरी कंपनी के थ्रू ही थे, डायरेक्ट मैंने किए थे। और फिर आकाशवाणी ने रेडियो सीरियल्स अप्रूव किए थे, तो मैंने भी डाला, तो एक सीरियल मेरा भी अप्रूव हुआ था। तो इस तरह से वो आकाशवाणी की तरफ मेरा काम थोड़ा चला। हमारे साथ माला जी जुड़ी हुई हैं, बहुत बेहतरीन कलाकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी माला जी आपका। भारती कौल हमारे साथ जुड़ी हैं, हरविंदर बबली, जैसा कि मैंने आपको कहा, उन्होंने आपको हेलो कही, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं मस्कट से। आपने आप आकाशवाणी से जुड़े रहे, आप रंगमंच से जुड़े रहे, टेलीविजन से जुड़े रहे, तो कौन सा आपको लगा कि ये मीडियम थोड़ा सा टफ है, ये जहाँ बहुत चैलेंजिंग है बहुत सारी चीजों को लेकर, आप क्या कहेंगे? एज एन एक्टर अगर मैं बात करूं, जैसे हम रंगमंच के लिए जब कुछ डायरेक्ट करते हैं उसका अलग है, टेलीविजन के लिए कुछ करते हैं उसका अलग है, आकाशवाणी के लिए करते हैं उसका अलग है। तो मैं यही जानना चाहूंगी आपको कौन सा मीडियम चैलेंजिंग लगा? आपकी आवाज आपकी आवाज आपकी आवाज आपकी आवाज आ रही है? आ रही है आवाज? आ रही है? हेलो, आ रही है आपकी आवाज? जी जी, हाँ, आ रही है। ऑब्वियसली, क्योंकि आकाश जो रेडियो का मीडियम है, रेडियो का मीडियम सिर्फ आवाज के थ्रू है। आपको एक्सप्रेशंस के थ्रू ही जो चीजें क्रिएट करनी है, एक्सप्रेशन के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर एज एन एक्टर मीडियम सिनेमा और थिएटर में काम के अगर आप कंपेयर करते हैं, जी, तो सिनेमा का मीडियम एज एन एक्टर के लिए ज्यादा टफ है। लोग कहते हैं कि थिएटर के लिए थिएटर ज्यादा टफ है, लेकिन मुझे लगता है कि एज एन एक्टर अगर हम काम करते हैं, तो सिनेमा और टीवी का मीडियम जो है ये ज्यादा टफ है। क्योंकि थिएटर के अंदर आपको एक पूरा चंक मिलता है, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का एक लाइफ जीने का चंक मिलता है। आप उसी पीरियड के अंदर अपने आप को पूरा उस कैरेक्टर के अंदर जीते हैं। लेकिन सिनेमा और थिएटर के अंदर आपका एक सीन अभी हुआ है, दूसरा सीन शायद 4 दिन के बाद होगा, तीसरा शॉट भी जो है उसी सीन का जो है वो हो सकता है कि शायद 1 हफ्ते के बाद हो। तो आपको जब वही चीज 1 हफ्ते के बाद, वही इमोशन, वही टोन आपको मेंटेन करनी पड़ती है, तो ये एक्टर के लिए मुझे लगता है कि बहुत चैलेंजिंग जॉब है। बिल्कुल। करण सर आपके लिए लिख रहे हैं, इट वाज ग्रेट वर्किंग विद हिम इन गोदान प्ले, ही हेल्प्ड मी अ लॉट। यस, वी वर्क टुगेदर। यस, हम लोगों ने, भानुभारती जी का प्ले था गोदान, तो कनन भी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे क्योंकि बहुत लंबी रिसर्च टाइम था। मैं भी यही सोच रहा था कि हम करें या ना करें, करें या ना करें, लेकिन अल्टीमेटली हम लोगों ने 10-12 दिन की रिसर्च की। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत बढ़िया शो हुआ। जी, हरदीप वारियर से लिखते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू। सर बबली लिखती हैं कि तिहाड़ जेल वाले इंसिडेंट पर एक प्ले लिख दीजिए, इट्स वंडरफुल आइडिया। मैंने इसके ऊपर ऑलमोस्ट एक रफ ड्राफ्ट में बना चुका हूँ इसका। तिहाड़ वाले, क्योंकि अभी मैंने जो तिहाड़ वाला इंसिडेंट बताया, ये बहुत ब्रॉडर वे में बताया है। इसके छोटे छोटे जो इंसिडेंट्स है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स।
बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है कि थिएटर वाकई बदल देता है इंसान को। नसीर मुजाहिद जी कश्मीर से जुड़े हैं, श्रीनगर दूरदर्शन में स्टेशन डायरेक्टर रह चुके हैं, जम्मू लद्दाख में स्टेशन डायरेक्टर रह चुके हैं दूरदर्शन के। वो हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपने लिखा भी है, बच्चों के लिए भी आपने लिखा है, उसके बारे में, अब लेखन की तरफ आते हैं कि आप क्या कहेंगे उसके बारे में। आप बच्चों की वर्कशॉप्स जब मैं करता था तो कुछ ना कुछ प्लेस करने ही होते थे, तो मेरे दिमाग में होता था कि यार कुछ नया किया जाए, कुछ इंटरेस्टिंग सा किया जाए। जी जो बच्चों के प्लेस ऑलरेडी इतने सारे लिखे गए हैं, बहुत कुछ अच्छे प्लेस भी लिखे गए हैं। जी जी हम लोग एक मयूर विहार में रिहर्सल चल रही थी, बच्चों की जी वर्कशॉप थी। तो उस वर्कशॉप जहाँ से मेरे प्ले राइटिंग का बच्चों के प्ले जहाँ से मैंने लिखने शुरू किए, जी तो प्ले की रिहर्सल चल रही थी। तो एक हफ्ता 10 दिन हो गया, अब मेरे को स्क्रिप्ट फाइनल करनी थी कि कौन सी स्क्रिप्ट जी करनी थी। तो ऐसी बातचीत होती रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो बच्चों के साथ इंटरेक्शन किया, क्या है उनकी, क्या हॉबीज है, कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। तो एक बच्चे ने अपना उसने कहा कि सर मैं बताऊं। मैंने कहा बताइए। उसने कहा सर मैं ना रात को सो रहा था, तो कह रहा मेरे को एक सपना आया। मैंने कहा क्या? कह रहा एक मेरे को ना सपने में भूत आया और मेरे को जोर से थप्पड़ मार के भाग गया। कह रहा मेरे को उसका ये जो पंच लाइन थी ना, मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। मैंने कहा यार भूत और बच्चे को थप्पड़ मारा। कह रहा वो मैं बहुत घबरा गया, डर गया। तो मैंने कहा कुछ इसी के ऊपर कुछ ना कुछ, भूतों के ऊपर कुछ ना कुछ किया। तो बहुत इंटरेस्टिंग प्ले, बहुत ह्यूमरस प्ले वो इवॉल्व हुआ उस वर्कशॉप के अंदर। उसका नाम फिर मैंने रखा भूत नगरी। क्या बात भूत नगरी रखा। वो बहुत इंटरेस्टिंग प्ले है और बहुत फुल एंटरटेनिंग प्ले है। कोई सोशल मैसेज नहीं है। सोशल मैसेज यही है कि बच्चों का जो डर है वो किस तरह से भगाना है भूतों के प्रति, या जो बच्चे रात को अंधेरे में इधर से उधर जाने के लिए घबराते हैं। तो उस चीज को लेके फिर मैंने वो प्ले देखा। बहुत ही एंटरटेनिंग प्ले है, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है। तो वहीं से फिर थोड़ा बहुत प्ले राइटिंग शुरू हुई मेरी। इसी तरह एक साहित्य कला परिषद का हम लोग वर्कशॉप कर रहे थे। तो हफ्ते 10 दिन के बाद मेरे को साहित्य कला से फोन आया कि भाई प्ले का नाम बताओ, क्या कौन सा प्ले करना है। मैंने कहा अभी मुझे पता नहीं है, मैं अभी कुछ भी मेरे दिमाग में नहीं था। नहीं कह रहे बताओ यार, मैं कल फोन करता हूँ। उनका 2 दिन के बाद फोन आया। मैं बाथरूम में नहा रहा था, तो उनका फोन आया। तो ब्रदर ने फोन उठाया, तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे, वो उन्होंने मेरे को दरवाजा नॉक करके कहा कि ऐसे ऐसे उनका फोन आया, वो नाम मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज हमें नाम भेजने हैं। तो मैंने कहा यार मेरे साथ, मैंने उनको वैसे ही पता नहीं कैसे मुंह से निकल गया। मैंने कहा उनको बोल दो कच्चा पापड़ पक्का पापड़। हाँ, मैं कच्चा पापड़ पक्का पापड़ बोल। तो उन्होंने बोल दिया, क्योंकि मेरी फैमिली में कोई भी थिएटर बैकग्राउंड से नहीं है या आर्ट फील्ड से नहीं, उनको कुछ पता नहीं था। तो उन्होंने बोल दिया, वही उन्होंने प्रिंटिंग में नाम दे दिया और 4-5 दिन के बाद ब्रोशर वो में नाम आ गए। अब मैं परेशान हो गया कि मैंने कहा यार मैंने नाम तो दे दिया है, अब मैं इसी को प्ले क्या करूंगा। और फिर उसके ऊपर फिर मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग प्ले लिखा है। भूतों के ऊपर ही है, फिर वो भी घोस्ट के ऊपर ही है कि भूतनी एक बच्चे के पीछे पड़ती है। बच्चा बहुत परेशान हो जाता है कि मैं कैसे इससे पीछा छुड़ता हूँ। भूतनी कहती है कि तूने पिछले जन्म में मेरा पापड़ खाया था, अब मैं उसका हिसाब लेने आई। तो वो उसका जो दोस्त है, बच्चे का दोस्त, वो कहता है कि नहीं तू उससे पूछ कि तूने कच्चा पापड़ चुराया था कि पक्का पापड़ चुराया था। तो उसको वो उसी में उलझा देता है। तो उसके तो इस तरह से वो बहुत इंटरेस्टिंग प्ले निकल के आया। तो इस तरह से वो थोड़ी सी राइटिंग की तरफ, ऑल कोइंसिडेंट राइटिंग। मैं प्रोफेशनल राइटर नहीं हूँ, लेकिन ये है कि कोइंसिडेंटली जब जरूरत पड़ी तो थोड़ी बहुत कलम चला देते हैं। बहुत खूबसूरत बात। नए जो परफॉर्मर हैं, जो थिएटर से जुड़ते हैं या किसी भी परफॉर्मिंग आर्ट से जुड़ना चाहते हैं, जिस तरह से आपकी बहुत इंस्पिरेशनल जर्नी रही है, और खास तौर पर अगर कुछ आप शिद्दत से कोई चीज करना चाहो वो जरूर पूरी होती है। Where there is will, there is a way, जैसे सुचित्रा जी ने लिखा। तो आप क्या कहना चाहेंगे नए परफॉर्मर्स को, नई जनरेशन को?
अगर नई जनरेशन के लिए यही मेरा मैसेज रहेगा कि अगर वो थिएटर में आना चाहते हैं, थिएटर मेरा एक्सपीरियंस जो है कि थिएटर बहुत कुछ सिखा के जाता है अगर आप सही ढंग से थिएटर करते हैं। अगर आप पूरा डेडिकेशन के साथ थिएटर करते हैं तो थिएटर जैसी कोई बात नहीं है। थिएटर आपको बहुत कुछ सिखा के जाता है, एक तरह से लाइफ को जीने का ढंग सिखा के जाता है कि लाइफ कैसे जीनी है आप। तो उनसे मैं यही कहूंगा कि अगर वो थिएटर में आना चाहते हैं तो इसको फिल्म या टीवी के लिए स्टेपिंग स्टोन बना के ना आए कि एक प्ले कर लिया, 2 प्ले कर लिए, स्टेप के सीधा फिल्म या सीरियल्स के लिए जाएँ। आप जाइए फिल्म सीरियल्स में जाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन थिएटर जब करें तो पूरी डेडिकेशन के साथ करें और थिएटर ऑनेस्टी मांगता है। जब तक आप ऑनेस्टली काम नहीं करेंगे, क्योंकि थिएटर के अंदर या जब एज एन एक्टर काम करते हैं तो आपको अपने ऊपर ही काम करना होता है। तो आप अपने आप को एनालाइज करते हैं और आपको खुद ही एनालाइज करना पड़ेगा कि मैं कौन सा जेस्चर मेरा सही है, कौन सा गलत है। आप कितनी ऑनेस्टली उस चीज को कर रहे हैं, कितनी नहीं कर रहे हैं, आपसे बड़ा जज नहीं हो सकता कोई भी। और वो तभी होगा जब आप ऑनेस्टली करेंगे फुल डेडिकेशन के साथ। आइए, मोस्ट वेलकम, लेकिन डेडिकेशन और पेशेंस बहुत जरूरी है। पेशेंस बहुत जरूरी। तो बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी वालिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कनन जी का मैसेज सच में ये वेरी ट्रू, थिएटर बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ पढ़ा देता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कनन सर, थिएटर तो ट्रांसफॉर्म कर देता है एक इंसान को, जीवन जीने का सलीका ही बदल देता है, सोच बदल देता है। निरपेक्ष से इंसान सोचने लगता है कि थिएटर में कोई कास्ट नहीं, कोई रिलीजन नहीं, सब थिएटरिस्ट है और बराबर है। कोई आईएएस हो, बट थिएटर में जब हम रिहर्सल करते हैं वो ऑल इक्वल, इक्वलिटी का मैसेज जो सबसे बड़ा मैसेज होता है वो देता है। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी गुलशन जी आपका कि आप यहाँ पे आए और इतनी इंस्पिरेशनल जर्नी आपने शेयर की हमारे साथ। बहुत बहुत थैंक यू। मैं सभी श्रोताओं का भी, जो लोग मुझे सुन रहे थे, देख रहे थे, उनका भी सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे ये मंच दिया बोलने के लिए, अपनी बात कहने के लिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से तहे दिल से जितने भी हमारे साथ एस्टीम व्यूअर्स जुड़े हुए हैं। एंड हमेशा की तरह एज ऑलवेज से कि हमें मॉरल सपोर्ट मिलती है कि जितने भी हमारे साथ व्यूअर्स जुड़ते हैं हमें एक स्ट्रेंथ मिलती है। थिएटर करने वाले के लिए तो जो उसके व्यूअर्स होते हैं वो उसके लिए जो रूह आत्मा की तरह होते हैं। तो यहाँ पे जितने भी व्यूअर्स हमारे से जुड़े हैं, मैं तहे दिल से सभी का शुक्रिया कहना चाहूंगी हमें मॉरल सपोर्ट देने के लिए। और ये जरूर कहना चाहूंगी जो हमारा कल शख्सियत का जो अगला अंक होगा उसमें हमारे साथ होंगी जो बेहतरीन अदाकारा हैं, बेहतरीन रंगकर्मी तो हैं ही, सिनेमा और टेलीविजन में भी उन्होंने अपनी गहरी छाप छोड़ी हुई है। तो कल 10 तारीख है और कल हमारे साथ रहेंगी एक बहुत बेहतरीन अभिनेत्री जिनका हम रंगमंच पे हम उनसे बात कर चुके हैं, लेकिन मुंबई में उनका सफर कैसा रहा और बहुत बेहतरीन सफर रहा है उनका। कल हमारे साथ रहेंगी प्रतिमा करण जी। तो जुड़िएगा कल एक बार फिर से, उनके मुंबई के सफर से हम रूबरू होंगे, किस तरह की मुश्किलात आई और इतनी बेहतरीन अदाकारा है और आज इस मकाम पर हैं। तो कल हमारे साथ रहेंगी प्रतिमा करण जी। तो जुड़िएगा एक बार फिर से हमारे साथ और हमें हौसला अफजाई दीजिएगा। बहुत अच्छा लगता है कि हमारे साथ इतने व्यूअर्स हैं, एस्टीम्ड व्यूअर्स जुड़े रहते हैं, एक स्ट्रेंथ मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। मिलते हैं कल शाम को 7 बजे। प्रतिमा करण जी हमारे साथ होंगी, तब तक के लिए नमस्कार और शुभ रात्रि।